हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक और उसमें हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक में। और इस बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व सेकंड। उसके हमने 3 अध्याय पहले पढ़ लिए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे ये चौथा चैप्टर जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। इसके बाद में 5वां और अंतिम चैप्टर बचेगा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये है औद्योगिकरण का युग, जिसमें सबसे पहले ये तस्वीर दिखाई गई है। चित्र में है डॉन ऑफ द सेंचुरी, ईटी पॉल म्यूजियम कंपनी, न्यूयॉर्क, अमेरिका एवं इंग्लैंड 1900 का ये चित्र है, जिसमें ईटी पॉल म्यूजियम कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी चित्र 1 का ऐलान किया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। इसका एक पांव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है, जिसके पीछे उन्नति की चिन्ह तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने, ये सब है उन्नति के चिन्ह। मशीन और तकनीकी का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर से और भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर व्यापारिक पत्रिका के पन्ने पर 100 साल से भी पहले छपी थी। ये तस्वीर है अभी चित्र पॉइंट 2 में। इस तस्वीर में 2 जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य इलाके का अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण किया है। और नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है, जिसने अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादूगर रच रहा है। वह पुल, पानी और जहाज, मीनार और गगनचुंबी रातों व इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है और मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। ये है वो तस्वीर जिसमें अलग अलग चीजें दर्शाई गई हैं। 2 जादूगर, इंग्लैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित 26 जनवरी 1901 का ये चित्र है। ये तस्वीर आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। इस युग में आधुनिक विश्व दूत तकनीकी बदलावों, आविष्कारों, मशीनों और कारखानों, रेलवे और वायु वास्तुतोपों की दुनिया में से रूप में प्रदर्शित दर्शाया गया है। इसमें आधुनिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरा है। अब ये छवियां और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति व आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक है होता है? ये छवियां किस प्रकार विकसित हुई? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आप भी आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण इतिहास को समझना पड़ेगा। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत के औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे। यहाँ औद्योगिक बदलावों का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। पहला है औद्योगिक क्रांति से पहले। औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पाद की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं। इस पर विचार, इस पर सोच
में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड में यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण फोटो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों का प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासन ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादकों के आधार के उत्पादन और व्यापार पर एकाधिकार दिया था। फलस्वरूप एक नई व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं रह सकते थे, इसलिए वे गांव की तरफ जाने लगे। गांवों ने गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा कि यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होने जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। जब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों में जलावन की लकड़ी, बेरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बिनकर काम चलाने वाले छोटे किसान, कॉटेज और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनमें घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए उन सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेश की रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव के ही रहने वाले अपने छोटे छोटे खेतों में को भी संभाल सकते थे। यह एक चित्र जो है 18वीं सदी में कतई आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। ध्यान से देखिए कि एक चरखे पर केवल एक ही तकनी बन रही है। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाले आमदनी ने खेती के कारण इस आदि औद्योगिक उत्पादन में होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका मिल रहा गया। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर अब रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड में कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और उसे ऊन काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फ्लूड और रंग साजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाने लगा था। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-30 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। फिर है कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। कपास, कॉटन नए युग की पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए
25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पौंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया के बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें कि ये बदलाव कौन से थे। 18वीं सदी में ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, कार्डिंग, एर्टन, नवाकताई और लपेटन ने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजबूत धागे व रेशे का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर इन्हें कारखाने लगाया जा सकता था। कारखाने की सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गांवों में हो रहा था, तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। यह है तस्वीर जिसमें ये चित्र है लंकाशायर की एक कॉटन मिल, सीई टर्नल द्वारा बनाया गया चित्र। दी फ्लैटेड लंदन न्यूज 1925 का। कलाकार ने कहा, अगर उस नम मौसम की नजर में देखें जिसके कारण लंकाशायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता है, तो शाम के धुंधलके में दमकता कॉटन मिल सबसे शानदार नजारा दिखाई देता है। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही नहीं जाते थे कि उनकी आंखों के से ओझल गलियों और वर्कशॉप में भी अभी भी उत्पादन चालू है। औद्योगिक नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी? क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योग के विकास तक ही सीमित होता है? ये एक चित्र है जिसमें है औद्योगिक मैनचेस्टर का चित्र है, एम्स जैक्सन का चित्र है, द स्टैंड लंदन न्यूज 1857 का चित्र। धुआं छोड़ती चिमनी औद्योगिक इलाकों की पहचान बन गई थी। ये इतनी सारी चिमनियां ही चिमनियां। पहला सूती उद्योग और कपास ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण से सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल कर आए। 1840 के दशक में इंग्लैंड और 1860 के दशक में उसके उपनिवेश में रेलवे का विस्तार होने लगा। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य के दोगुनी थी। दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योग को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन इसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। तीसरा पॉइंट है कि यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर, औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैस मशीनरी
क्षेत्रों में भी तरक्की हो रही थी। वह मुख्य रूप से ये साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थे। ये चित्र है जिसमें इंग्लैंड के एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप का चित्र नजारा दिखाई दे रहा है। यह है दी स्ट्रैंड लंदन लंदन न्यूज 1849 का चित्र है। इस फिटिंग शॉप में नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते थे और पुरानों की मरम्मत की जाती थी। फिर है चौथा पॉइंट, औद्योगिक बदलावों की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। नई तकनीक महंगी थी। सौदागर व व्यापारी इसके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक पर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफी खर्च आता था। वे इतना अच्छी भी नहीं थी कि उनके आविष्कारों और निर्माताओं जितना उनके आविष्कारों और निर्माताओं का दावा था। इस बात को समझने के लिए आइए अब भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स वॉट ने न्यू कॉमेस द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उसके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू ब्लूटन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। उसमें से 80 इंजन सूती उद्योग में, 9 ऊन उद्योग में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफी समय बाद तक भी नहीं हुआ। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। ये एक चित्र है जिसमें 1830 की एक कताई फैक्ट्री का दृश्य दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह भाप की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिए एक साथ सैकड़ों तकलियों को घुमाने लगते थे। फिर है अपना अगला पॉइंट जिसमें है हाथ का श्रम और वास्तु शक्ति, दोनों में हम यहाँ चर्चा करेंगे। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में को जाते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे कि जब श्रमिकों की बहुतायत तो होती है तो वेतन गिर जाते हैं। अधिक उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी हुई या वेतन में मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिस पर बहुत ज्यादा खर्च आने वाला हो। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती थी। गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर के पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत और साफ सफाई पर सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के उत्पाद घटता बढ़ता था वहां उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। ये एक चित्र है जिसमें है काम की तलाश में निकले लोग। दी स्टैंडर्ड लंदन न्यूज 1879 का। कुछ लोग छोटी मोटी चीजें बेचते और स्थायी काम तलाशते हुए दर्शाए गए हैं। जगह से एक हमेशा तलाशते हुए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। काम की तलाश में भटकते लोग। ये एक स्रोत है, स्रोत में दी गई जानकारी है कि विल थॉर्म मौसमी कामकाज की तलाश में निकलने वाले मजदूरों में से एक थे। उन्होंने ईंट ढोई और अन्य छोटे मोटे काम किए। वह बताते हैं कि नौकरी के इच्छुक किस तरह पैदल लंदन जाते थे। मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था। मेरी इच्छा हमेशा एक पुराने दोस्त के खतों को पढ़कर और मजबूत हो गई थी।
वह ओल्ड के केंट रोड गैस वर्क्स में काम करता था। आखिरकार मैंने जाने का मन बना लिया। नवंबर 1881 में दो दोस्त के साथ में सफर पर निकल पड़ा। हम इस आशा में से भरे हुए थे कि वहां पहुंचते ही अपने दोस्त की मदद से हमें रोजगार मिल जाएगा। जब हम निकले तो हमारे पास खास कोई पैसा नहीं था। लंदन तक के रास्ते के लिए खाने और रात के ठहरने का पैसा भी नहीं था। कई दिन तक हम 20 मील और कई बार इससे कम पैदल चलते थे। तीसरे दिन हमारे पैसे खत्म हो गए। 2 रात हमने बाहर ही सोते हुए गुजारी। एक बार भूसे के ढेर तले और एक बार खेत में बने शेड में। लंदन पहुंचने पर मैंने अपने दोस्त को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। पैसे तो जा ही चुका था, इसलिए अब हमारे पास देर रात तक वो यहाँ वहां भटकते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शाम को हम सोने का कोई ठिकाना ढूंढते थे। हमने एक पुरानी इमारत ढूंढी और एक रात उसी में बिताई। अगले दिन इतवार था। दोपहर बाद हम ओल्ड कैंट गैस वर्क्स पहुंचे। वहां हमने काम के लिए अर्जी दे दी। ये देखकर मेरे अचरज की सीमा न रही कि हम जिसे ढूंढ रहे थे वह वहीं काम कर रहा था। हमने फॉरमैन से बात की और मुझे नौकरी पर रख लिया गया। ये है यहाँ का स्रोत से मिली जानकारी। जानकारी ये थी। आगे पढ़े तो वो है, बहुत सारे उत्पादक केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। उत्पाद केवल हाथ से तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद की बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार वाले चीजों की काफी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक उद्योग प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीवर्ती लोगों हाथों से बनी चीजों को तरजीह तरजीह ही देते थे। हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी। उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों में उपनिवेशों से निर्यात कर दिया जाता था। उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती वहां उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते थे, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे काम चला सकें। 19वीं सदी में अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। ये एक चित्र है जिसमें लोहे की फैक्ट्री में मजदूर है, और यह है उत्तर पूर्व इंग्लैंड का चित्र। विलियम बेल स्टॉक की पेंटिंग है ये, और 1861 में बनाई गई थी। 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारे कलाकार मजदूरों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने लगे। उन्हें राष्ट्र के लिए कठिनाई और पीड़ा झेलते हुए दिखाया जाता था। फिर है अपना अगला पहला सब पॉइंट इसमें कि मजदूरों की जिंदगी कैसी थी। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई। जैसा कि नौकरियों की खबर गांवों में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा रहती थी। सबके पास ऐसी सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। इनके पहले के दिए गए चित्र देखें तो ये चित्र है बेगर और भूखों का, जिसमें सैमुअल ल्यूक फिदमेंट की पेंटिंग है जो 1874 में बनाई गई थी। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोग एक काम घर वर्क हाउस में
रात भर ठहरने के टिकट के लिए अर्जी दे रहे हैं। ये आश्रय स्थल बेसहारा सड़कों पर रहने वाले आवाराओं और यहाँ वहाँ भटकने लोगों के लिए गरीब कानून आयोग की देखरेख में चलाए जाने जाते थे। इन हाई स्वर्गों में रहना लिज्जत की बात थी। हर एक की डॉक्टरी जांच करके ये पता लगाया जाता था कि बीमार व्यक्ति बीमार तो नहीं है, उसका शरीर पूरी तरह साफ या है या नहीं, और उसके कपड़े मैले तो नहीं। उन्हें कठोर परिश्रम भी करना पड़ता था। एक और चित्र नीचे दिया गया है जिसमें ये चित्र है स्पिनिंग जेनी टी निकल्स द्वारा बनाया गया रेखा चित्र 1835 का, जिसमें यह है, ध्यान से देखिए कि एक ही पहिए को कितनी सारी तकलियां घूमने लगती थी। ये है तकलियां। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों के बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन जरूर गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़कों पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांवों में चले जाते थे वहां इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज्यादातर शहर में ही छोटे मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन के कुछ सुधार आया, लेकिन इसमें मजदूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी और मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई, अब उन्हें वेतन को पहले जितना मिलता था, लेकिन उनमें से उससे वे पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकते थे। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर होती थी। रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने उन्होंने कितने दिन काम किया है। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात के में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी के जैसे दौर में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच गई थी। ये एक स्रोत है जिसमें है एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसने उसे मजदूरों के हम हमले से निर्माताओं की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। कोयला मजदूरों ने अपनी बीवियों के गिरोह की परेशानी के कारण, क्योंकि उनकी बीवियों का काम स्प्रिंग इंजन के कारण छिन गया था, शुरू में वे बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े। उन उत्पादकों ने भी अपनी अपनाई गई मशीनों को वे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने वाली थी। औरतों ने हंगामा मचाना शुरू किया। आदमियों को समझाना आसान था, इसलिए कुछ खींचातान के बाद उन्हें शांतिपूर्वक घर जाने के लिए तैयार कर लिया गया। ये है इस स्रोत की जानकारी। ये है चित्र जिसमें है मध्य इंग्लैंड में निर्माणाधीन एक उथला भूमिगत रेलवे स्टेशन। ये है इस इथलेस टाइम इलस्ट्रेटेड टाइम 1868 की ये तस्वीर। 1850 के दशक में पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन बनने लगे। इसका मतलब था कि सुरंगें बनने, बल्लियों की पाड़ लगाने, ईंट और लोहे का काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी। रोजगार चाहने वाले एक निर्माण स्थल से दूसरे निर्माण स्थल तक जाना जाते रहते थे। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब ऊन उद्योग में स्प्रिंग जैनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतों इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जैनी ने के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के
ये तटबंध बनाए गए, परिवहन के उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक से में दुगना और पहले अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई। फिर है अगला पॉइंट, उपनिवेशों में औद्योगिकरण। आइए अब भारत पर नजर डालें और देखें कि एक उपनिवेशिक औद्योगिकरण कैसे होता है। यहाँ भी हम कारखानों, उद्योगों के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे। हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। भारतीय कपड़े का युग, मशीनी उद्योग के युग के से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। अर्मीनियम और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीजें लेकर जाते थे। यहाँ से बने महीन कपड़े के थान ऊंटों की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तान को पार कर ले जाए जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह से फलता फूलता व्यापारिक व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल के में हुगली के माध्यम से भी दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। निर्माण व्यापार में एक नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारियों और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते, चीजों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी शहरों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाले यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। इन बंदरगाह से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था और 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। ये एक तस्वीर है जिसमें सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री 17वीं सदी का ये चित्र है। सूरत व हुगली कमजोर पड़ रहे थे और मुंबई व कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाले व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय बाजार जहाजों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इन बदलावों ने बुनकरों व अन्य कारीगरों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। बुनकरों का क्या हुआ? 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता में सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत में कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। यह एक काम पर लगा एक बुनकर गुजरात का एक पेंटिंग या तस्वीर है। 1760 और 1770 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को
निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। और लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों को बार बार जिक्र किया है। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने अधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने करने लागतों पर अंकुश लगाने और कपास और रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया। पहला है, कंपनी ने कपड़ा व्यापार के सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। दूसरा है, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेश की रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। जो कर्ज लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे, जिस पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की जरूरत पूरी कर लेते थे। अब वे इस जमीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे व औरतें सभी कुछ न कुछ काम करते थे। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गांवों में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांवों में ही रहते थे और बुनकरों से अपने नजदीकी ताल्लुकात होते थे। वे बुनकरों की जरूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे। नए गुमा सब बाहर के लोग थे, उनका गांवों से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे भद्रपूर्व व्यवहार करते थे, सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर न तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, पर वे कर्जे की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। कर्नाटक और बंगाल से बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों से यहाँ किसी और काम में करघा लगा लेते थे और कई स्थानों पर कंपनी और उनके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों से बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने करघे बंद कर दिए गए और खेतों में मजदूरी करने लगे। 19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्याएं पैदा हो गई। भारत में मैन भारत में मैनचेस्टर का आना। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि स्रोत की जानकारी इसमें पटना के आयुक्त ने लिखा, ऐसा लगता है कि 20 साल पहले जहानाबाद और बिहार में कपड़ों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था और जहानाबाद में यह बिल्कुल बंद हो गया है अब, जबकि बिहार में बहुत कम उत्पादन होता है। यह मैनचेस्टर में बनी सस्ती और टिकाऊ वस्तुओं का परिणाम है, जिनसे स्थानीय निर्माता प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। ये है किसका, इस यहाँ से लिया गया जानकारी ये है। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी अक्सर हेनरी प्लूटो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत का कपड़ा
निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। और 1811 से लेके 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था, और 1850 से 51 में ये मात्र 3% रह गया। ऐसा क्यों हुआ और इसके निहितार्थ क्या थे? जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देते लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करें, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों वह न के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात के 31% हो चुका था, और 1870 तक यह आंकड़ा 50% से भी ऊपर चला गया। एक स्रोत की जानकारी यहाँ पढ़े तो सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविजनल में बुनकरों को के गोष्ठी समुदाय के बारे में क्या कहा गया था? भारत में कहा गया था ये बातें, भारत के अन्य भागों में महीन कपड़े बनाने वाले बुनकरों की तरह का गोष्ठियों का भी बुरा समय चल रहा है। वे मैनचेस्टर से इतनी भारी तादाद में आने वाली आकर्षक चीजों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हाल के सालों में वे बड़ी संख्या में यहाँ से जाने लगे हैं, और वे मुख्य रूप से बिहार का रुख कर रहे हैं, जहाँ दिहाड़ी मजदूर के तौर पर उन्हें रोजी रोटी मिल जाती है। फिर आगे है, इस प्रकार भारत में कपड़े बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्या थी। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। ये है वो तस्वीर जो है बॉम्बे हार्बर्ड 18वीं सदी के आखिर का ये चित्र है, जिसमें है बम्बई और कलकत्ता 1870 के दशक में व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगे थे, और यह पुरानी व्यापारिक व्यवस्था के पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर में आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों में से बनने वाले आयातित कपास उत्पादन इतने सस्ते थे कि बुनकर इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश में के तहत ज्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्सों से भरमार थी। 1860 के दशक में बुनकरों को सामने नई समस्याएं खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका में कपास की आमद बंद हो गई और ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। भारत से कच्चे माल को निर्यात में इस वृद्धि से उनकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए और उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकर के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीजों से पट गया था। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था? फिर अगला पॉइंट है कि फैक्ट्रियों का आना। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उत्पादन होने लगा, और 1862 तक वहां ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी और उनमें 64,000 तकलियां और 2,150 करगे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। वहां देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एलिंगन मिल 1860 में के दशक में कानपुर में खुली। इसके उसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई, और 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई की मिल शुरू हुई। ये उद्योग कौन लगा रहा था और इनके लिए पूंजी कहाँ से मिल रही थी, और मिलों में काम करने वाले कौन थे?
इसके लिए हम पढ़ते हैं प्रारंभिक उद्यमी कौन थे। तो ये है एक तस्वीर जिसमें है जमशेदजी जीजी भोये। जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे और उनके समय में बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 में के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े। देश में विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखें ये कौन थे। बहुत सारे व्यापारिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार जमाने के साथ ही चला था। जैसा कि आप पिछले साल की किताब में पढ़ा था कि 18वीं सदी के आखिर में अंग्रेज भारतीय अफीम की चीन की निर्यात करने लगे थे। इसके बदले वे चीन से चाय खरीदते और इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत से पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाजों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार से पैसे कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यापारी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार से खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे और 1830 से लेकर 1840 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी थी। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यापारिक संकटों में औरों के साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यापारी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। बंबई में डिंसा पेटिट और आगे चलकर देश के विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवानजी टाटा जैसे पारसियों के आंशिक रूप से चीन से निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड में कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया और 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिड़ला के पिता और दादा ने किया था। यह है चित्र जो है द्वारकानाथ टैगोर का और द्वारकानाथ टैगोर का विश्वास था कि भारतीय पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। उन्होंने जहाजरानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और सीमा क्षेत्र में निवेश किया था। फिर आगे है कि पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारिक नेटवर्कों का सहारा लिया गया। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे जबकि कुछ के मध्य पूर्व व पूर्वी अफ्रीकी से संबंध थे। इसके अलावा भी कुछ वाणिज्यिक समूह थे लेकिन वे विदेशी व्यापार से सीधे जुड़े नहीं थे। वे भारत में व्यवसाय करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर पैसा पहुंचाते थे और व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्यमों में निवेश के अवसर आए तो उन्होंने बहुतों ने फैक्ट्रियां लगा ली। जैसे भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया वैसे वैसे भारतीय व्यवसायों ने भी के लिए भी जगह सिकुड़ती गई। उन्हें अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील का ही निर्यात कर सकते थे जिसकी अंग्रेजों को जरूरत थी। धीरे धीरे उन्हें जहाजरानी व्यवसाय से भी बाहर धकेल दिया गया। ये एक चित्र है जिसमें है साझेदारों की एक टोली है, जे एन टाटा, आर डी टाटा, सर आर जे टाटा और सर डी जे टाटा। 1912 में जे एन टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग कपड़ा उद्योग से काफी बाद शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीनरी, रेलवे और लोकोमोटिव का ज्यादातर आयात ही किया जाता था। इसलिए स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योग कोई खास आगे नहीं बढ़ सकता था। आगे है कि पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्राधिकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्रों का नियंत्रण करती थी। इसमें बर्ड हिंगलर्स एंड कंपनी,
एड्यूयूल और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यमी कंपनी लगाती थी और उनका प्रबंधन संभालती थी। ज्यादातर मामलों में भारतीय विश्व पोतक फाइनेंसर पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित मामले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। यूरोपीय व्यापारी उद्योगपतियों ने अपने वाणिज्यिक परिसर में सब जिसमें भारतीय व्यवसायों को शामिल नहीं किया जाता। हाँ, फिर है कि मजदूर कहाँ से आए। फैक्ट्रियों में फैक्ट्रियां होगी तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार में मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे और 1946 तक यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। ये मजदूर कहाँ से आए? ज्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों में रह से आते थे। जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था, वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 में बंबई से सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूरों के पास रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज्यादातर कानपुर जिले के ही गांवों में से आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई व त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से लोग भी आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग बंबई में कपड़ा मिलों में और कलकत्ता में जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। ये एक चित्र है जिसमें बंबई में एक मिल में युवा कामगार 20वीं सदी की शुरुआत का ये चित्र है। जब मजदूर गांव जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश की भी निषेध था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे। जॉबर को पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव के गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे और तोहफे की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी और लेकिन जैसे कि आप देखेंगे कि कुल औद्योगिक श्रम शक्ति के में उसका अनुपात बहुत छोटा था। यह है एक मुख्य जॉबर का चित्र। इस चित्र में देखें उसका अंदाज और उसके कपड़ों में जॉबर की सत्ता का पता चलता है। फिर आगे एक स्रोत की जानकारी पढ़े तो ये है बंबई में एक मिल मजदूर वसंत पारकर ने कहा कि मजदूर अपने बेटों को मिल में काम पर रखवाने के लिए जॉबर को पैसे दे देते। मिल मजदूर शारीरिक और भावनात्मक रूप से उनके गांव से गहरे तौर पर जुड़े होते थे। वह गांव जाकर फसलों की कटाई करता था। कोंकणी लोग धान काटने और घाटी यानी गन्ना काटने गांव जाते थे। यह एक स्वीकृत व्यवस्था थी जिसके लिए मिल वाले छुट्टी दे देते थे। यह है इस स्रोत की जानकारी। यहाँ एक तस्वीर है जिसमें है अहमदाबाद में एक मिल में कटाई के लिए लगी मजदूरें दिखाई गई हैं। औरतें मुख्य रूप से कटाई विभाग में काम करती थी। ये स्रोत में है भाई भोसले बंबई में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे और 1930-40 के दशक में बिताए अपने बचपन को उन्होंने एक इस प्रकार याद किया। उस जमाने में 10 घंटे की शिफ्ट होती थी। 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम काम के सबसे भयानक घंटे। मेरे पिताजी ने 35 साल नौकरी की, उन्हें दमा जैसी बीमारी हो गई और वे काम करने के लिए लाचार हो गए। इसके बाद मेरे पिताजी वापस गांव चले गए। फिर अगला टॉपिक आता है औद्योगिक विकास का अनूठापन। भारत में औद्योगिक उत्पादन का वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार को सस्ती
कीमत पर जमीन देकर चाय व कॉफी के बागान लगाने और खनन नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इसमें से ज्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनका भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीजों से स्पर्धा नहीं की। वाले भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत में शुरुआती सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागे की बनाए जाने लगे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वो हमेशा बेहतर किस्म का था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत में के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात बढ़ाने के लिए तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे से निर्यात में भी कमी आने लगी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलें के उत्पाद छा गए थे। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 के भारत के सूती कपड़ों का उत्पादन दोगुना हो गया। तो पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध के बाद एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाना सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पाद में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने भी लगाए गए। इसमें यह है एक मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर का चित्र है। 19वीं सदी के आखिर तक देश में विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायिक मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सके और व्यवसाय सामूहिक चिंता के मुद्दे पर फैसला ले सके। पुराने कारखाने कई पालियों में चलते थे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हरेक को पहले से ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकरण पर कर पाने और अमेरिकी का जर्मनी व जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। फिर है लघु उद्योगों की बहुतायत। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्रियों उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था के विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। इनमें से ज्यादातर 1911 में 70% बंगाल और बंबई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर में उत्पादन का ही दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा काम करता था। यह संख्या 1911 में 5% और 1931 में 10% थी। बाकी मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ। यह बात हाथकरघा क्षेत्र के बारे में भी कही सही है, जिसमें हमने पीछे चर्चा की। सस्ते मशीनी निर्माण धागों में 19वीं सदी में कताई उद्योग को खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे। 20वीं सदी में
पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ और 1900 से लेकर 1940 के बीच में ये 3 गुना हो चुका था। ये एक चित्र है जिसमें हाथ से बुना हुआ कपड़ा दिखाया गया है। हाथ से बुने कपड़े में महीन डिजाइन की मिले में नकल नहीं की जा सकती थी। ऐसा कैसे हुआ? तो इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलावों का हाथ था। लगातार लागत बहुत ज्यादा इजाफा न हो और अब उत्पादन बढ़ सकता हो तो काम हाथ से काम करने वालों को नई तकनीकें अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो वो फ्लाई शर्ट फ्लाई शटल्स वाले कार्गो का इस्तेमाल करते थे। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ती थी, उत्पादन तेजी से हुआ और श्रम की मांग भी में भी कमी आई। 1941 तक भारत में 35% से ज्यादा हाथ कार्गो में फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिससे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मिलों के मुकाबले करने में मदद मिली। फिर है मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों के से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़े के मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उनकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था तो नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे और बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाने पीते तक के में ज्यादा थी। उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब भूखा मर रहे होते थे तब अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों में बनारसी व बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर भी असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जैसा कि आप देख चुके हैं कि मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए ऑर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियां की जगह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी में उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों व अन्य दस्तकारों को हमेशा फायदा ही हो रहा था। उनकी जिंदगी बहुत कठोर थी। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी में हाथ बढ़ाता था। लेकिन ये फैक्ट्रियां के युग में अतीत के अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे। ये एक मानचित्र है जिसमें है भारत के बड़े पैमाने पर उद्योगों वाले इलाके दर्शाए गए हैं। 1930 का परिदृश्य दिखाया गया है। चित्र में बने गोले विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के आकार को इंगित करते हैं। फिर है बाजारों, वस्तुओं के लिए बाजार। हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किए और किस तरह भारतीय बुनकरों व दस्तकारों, व्यापारियों व उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई। इसके जरिए जगह जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीजें बनती हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने में के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की जरूरत है। इसके लिए क्या किया गया? नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापन था। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादों की जरूरतों और वांछनीयता बता देते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई जरूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में है जहाँ चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग, दीवारों, टेलीविजन के पर्दे, सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिक शुरुआत में ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजारों को फैलाने में एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने की अपनी भूमिका निभाई है। ये एक चित्र है जिसमें क्राइब वाटर का कैलेंडर है जिसमें
एम.वी. धुरंधर का चित्र, जो कि ये एम.वी. धुरंधर का ये चित्र है, उसमें उन्होंने बनाया, जो 1928 का है। बच्चों की चीजों का प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत के कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि कपड़ों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चलती थी। लेबल की चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं लगता था। ये है दो चित्र, जिसमें ये है पहला क चित्र, ये है ख चित्र। मैनचेस्टर के लेबल 20वीं सदी का प्रारंभ। आयातित कपड़ों के लेबलों की असंख्य भारतीय देवी देवताओं कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती को चित्रित किया जाता था, जो संबंधित वस्तुओं की गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास था। और यह चित्र ख, जिसमें मैनचेस्टर के लेबल पर महाराजा रणजीत सिंह का चित्र है, जो उत्पादन के प्रति समानता पैदा करने हेतु ऐतिहासिक व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी, जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो में निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीके या अंदाजा लगा सकते हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्राय होती थी, और देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माताओं ये देखने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि यह दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग इन चीजों को खरीदें। कृष्ण सरस्वती की तस्वीर का फायदा ये होता था कि विदेश में बनी चीज भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। 19वीं सदी में आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाते थे जो पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों और मध्यम वर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवी देवताओं की तस्वीर होती थी। देवताओं की तस्वीर की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों, नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापनों व कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल की जा होती थी। इनका संदेश अक्सर ये होता था कि अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर उस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश से बनाया गया है तो उसकी गुणवत्ता इस सवाल पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाया है तो उनमें राष्ट्रवादी संकेत साफ दिखाई देता था। उनका आशय था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीजों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। यह है एक विज्ञापन का चित्र, जिसमें यह है सनलाइट सोप का विज्ञापन है। यह है सनलाइट साबुन का एक कैलेंडर है 1934 का। यहाँ भगवान विष्णु आसमान से रोशनी लाते दिखाई गए हैं। फिर ये एक और विज्ञापन का चित्र है, जिसमें एक भारतीय मिल में बने कपड़े का लेबल है, और इसमें एक देवी अहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही है और लोग से भारत में बने कपड़े का इस्तेमाल का आह्वान कर रही है। फिर इस पूरे चैप्टर से जो निष्कर्ष निकलता है वो हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें है जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े औद्योगिक बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आप देखा कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीजें और छोटे पैमाने का उत्पाद भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चित्र 1 और 2 को दोबारा आप देख सकते हैं। आप बताइए कि इन चीजों में क्या दर्शाती है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस बुक का लास्ट यानी कि 5वां चैप्टर, और इसी के साथ ये बुक यहीं समाप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5वें चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।